चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसी रहेगी आपकी डे वाइज आइटिनरी, यानी कि स्विट्जरलैंड में आप कितने दिन बिता सकते हैं, कितनी जगहों को विजिट कर सकते हैं। हालांकि अगर हम जगहों की बात करें तो यहाँ पर तो इतने सारे प्लेसेस है विजिट करने के लिए कि शायद आपको दिन कम पड़ जाएंगे। स्विट्जरलैंड की खासियत ही ये है कि यहाँ पर आप कितनी भी लंबी ट्रिप लें लेकिन वो आपको शायद कम पड़ जाए, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया इतने सारे लेक्स हैं, इतने सारे विलेजेस हैं, इतने सारे स्पॉट्स हैं विजिट करने के लिए। बट फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ 4 दिन की ट्रिप प्लान करी है और उसी हिसाब से प्लेसेस को शॉर्टलिस्ट करके रखा है। स्विट्जरलैंड में एयरपोर्ट पर जाएंगे, वहाँ से आप अपने होटल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले ही बोला है कि आप पहले से ही वेल इन्फॉर्म्ड रहें, पहले से अपना रिसर्च करके रखें ताकि आपको लास्ट मिनट में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए बात करते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका डे 1। आप होटल में रेस्ट करिए पहले दिन आने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा ही समय आपके पास बचेगा ट्रैवल के बाद, जर्नी भी काफी लंबी होने वाली है। तो आप उस दिन रेस्ट कीजिए और नेक्स्ट डे से स्टार्ट कीजिए अपना डे 1। तो चलिए बात करते हैं कि डे 1 पे आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और कौन कौन से स्पॉट्स को विजिट करने वाले हैं। मेरा मानना है कि अगर आप किसी जगह जा रहे हैं तो आपको सिर्फ वहाँ होकर नहीं आ जाना चाहिए, बल्कि कुछ समय बिता कर आना चाहिए, ताकि आप बहुत सारी मेमोरीज वापस लेकर आए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लेकर वापस आए। क्योंकि हम जब किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो सिर्फ उस जगह को देखना ही हमारा मोटिव नहीं होता है, बल्कि हमारा मोटिव होता है उस जगह को एक्सपीरियंस करना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए डे 1 के लिए 2 डेस्टिनेशन है जिनको निकाल के रखा है, यानी कि 2 ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही वेल क्राउडेड हैं और बहुत ही ज्यादा आपको एक फेस्टिवल वाला फील देंगे। जब आप जाएंगे तो आपको इतने सारे लोग वहाँ मिलने वाले हैं, इतनी सारी फन एक्टिविटीज करने के लिए मिलेंगी कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि डे 1 पे आपके लिए मैंने कौन से स्पॉट्स को फाइनल किया है। तो डे 1 पे पहला स्पॉट जो आपके लिए रहने वाला है वो मैंने आपके लिए लेक रखी हुई है डिसाइड करके, जिस लेक का नाम है लेक जेनेवा, यानी जेनेवा लेक। आपने शायद इसके बारे में ऑलरेडी सुना होगा। जो भी आपके जानने वाले अगर कभी स्विट्जरलैंड गए हैं तो वो इस लेक को तो कभी मिस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस लेक पर बहुत सारी फन एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी गैदरिंग होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, डिफरेंट कंट्री के लोग हमेशा आपको मिलेंगे। आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे आसपास जहाँ पर जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं, फूड ट्राई कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए इस लेक को शॉर्टलिस्ट करके रखा है। तो आप यहाँ पर सुबह सुबह जाएंगे और एंजॉय करेंगे, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करेंगे, बहुत सारे लोगों से बातें करेंगे, शॉपिंग करेंगे। तो जब आप स्विट्जरलैंड में हैं तो सिर्फ फूड को नहीं बल्कि वहाँ के लोकल फ्रूट्स को भी ट्राई करें। तो ऐसा रहने वाला है आपका डे 1 का मॉर्निंग। आप यहाँ पर अच्छा खासा समय बिता सकते हैं, आप चाहें तो 3 से 4 घंटे का समय यहाँ पर बिता सकते हैं। और इसी दौरान मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना लंच भी फिनिश करें। आसपास किसी अच्छे से रेस्टोरेंट को देख के या किसी अच्छे से लोकल फूड स्टॉल को देखकर आप अपना लंच फिनिश करें और उसके बाद हेड कर देते हैं आज की यानी कि डे 1 की सेकंड डेस्टिनेशन के बारे में। तो डे 1 की जो सेकंड डेस्टिनेशन है वो भी एक लेक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो लेक ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो दोबारा से फिर से एक लेक को क्यों विजिट किया जाए। खैर, मेरे पास आपके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस ये है कि ये लेक पहली लेक से ज्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ की गैदरिंग डिफरेंट होने वाली है, यहाँ पे फूड ऑप्शंस आपको डिफरेंट मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपीरियंसेस भी आपको डेफिनेटली डिफरेंट मिलने वाले हैं। और अगर एक्टिविटीज की बात करें तो डेफिनेटली वो तो अलग होने ही वाले हैं। तो इस सेकंड लेक का नाम क्या है? इस लेक का नाम है लेक ल्यूगानो। जब आप लेक ल्यूगानो पे आएंगे तो आपको यहाँ पे 2 कल्चर्स का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। कौन से हैं वो 2 कल्चर्स? चलिए मैं बताती हूँ कि लेक ल्यूगानो के बारे में खास बात क्या है और क्यों है ये 2 कंट्रीज से प्रभावित, यानी कि 2 कल्चर्स मैंने आपको बोला कि यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसलिए क्योंकि लेक ल्यूगानो स्थित है 2 कंट्रीज के बॉर्डर के बीच में, जो कि स्विस बॉर्डर है और एक इटालियन बॉर्डर। तो यहाँ पे आपको 2 कल्चर्स काफी करीब से देखने को मिलेंगे। आपको खास बात ये है कि यहाँ पे द्विभाषी लोग मिलेंगे जो ज्यादातर एक इटालियन और एक फ्रेंच लैंग्वेज को बोल रहे होंगे। तो अगर आप हो सके तो एक टूर गाइड अपने साथ जरूर लेकर जाएं जो लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सके और आपकी ट्रिप को और ज्यादा इजी बना सके। तो ऐसा बीतने वाला है आपका डे 1। जब आप यहाँ पर समय स्पेंड कर चुके हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना डिनर तो यहीं करें, क्योंकि लोकल स्टॉल्स पे डिनर करने से ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता है कोई और ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो आप डिनर करें, यहीं पर एंजॉय करें, थोड़ा सा नजारा देखें शाम का, अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ समय स्पेंड करने के बाद आप हेड कर सकते हैं अपने होटल की तरफ और इस तरह से एंड कर सकते हैं डे 1 को। चलिए बात करते हैं कि डे 2 आपका कैसा रहने वाला है और कौन से वो स्पॉट्स हैं जो मैंने डे 2 के लिए आपके लिए निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पर हम 2 जगहों की बात करने वाले हैं। आप मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए मॉन्टे रोजा से। इसका नाम ही कितना ब्यूटीफुल है ना। ये एक छोटा सा पहाड़ है जहाँ पर अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं या फिर आप साइट सीइंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं।
यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं आपके करने के लिए। तो आप यहाँ पर स्नो बोर्डिंग कर सकते हैं, आप स्कीइंग कर सकते हैं, आप चाहें तो हल्की फुल्की माउंटेन क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे मैंने आपको क्लाइंबिंग सजेस्ट कर दिया जो अपने आप ही में बहुत ज़्यादा टायरिंग है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऐसा माउंटेन है जहाँ पे क्लाइंबिंग करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और जो सेकंड डेस्टिनेशन है सेकंड डे के लिए, उसका नाम है चिलन कैसल। देखिए नाम से सुनाई देता है कि एक महल जैसा खूबसूरत सी जगह होगी, तो ये बिल्कुल सही बात है। चिलन कैसल की अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जाके हर एज का इंसान एंजॉय कर सकता है। तो नाम से ही सुनाई देता है ना कितना इंटरेस्टिंग और कितनी ज़्यादा अच्छी जगह है ये। अच्छी खासियत इस जगह की ये है कि जब आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ के ऑफिशियल्स आपको एक छोटा सा लीफलेट प्रोवाइड करते हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और हो सकता है उसमें एक छोटा सा मैप भी हो जो आपको इस कैसल में घूमने में मदद करने वाला है। तो आप उस लीफलेट के सहारे यहाँ पर घूम सकते हैं। तो यहाँ के जो एंट्री चार्जेस है उसके बारे में आपको टिकट विंडो पे जाके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि हमने आज 2 डेस्टिनेशंस कवर करी हैं तो डेफिनेटली डिनर का टाइम अब तक हो जाएगा, तो आप अब शाम को डिनर करके अपने होटल की तरफ हेड बैक कर सकते हैं। तो 2 दिन अब हो चुके हैं, चलिए बात करते हैं डे 3 पे आप क्या करने वाले हैं, कौन सी 2 डेस्टिनेशन है जिसको हम डे 3 पे कवर कर सकते हैं। डे 3 के लिए जो डेस्टिनेशंस मैंने निकाल के रखी हैं आपके लिए, उसमें से पहली डेस्टिनेशन है जो आप डे के फर्स्ट हाफ में विजिट कर सकते हैं, उसका नाम है जंगफ्राउ। तो जंगफ्राउ की खासियत क्या है? जंगफ्राउ की खासियत ये है कि यूरोप का जो सबसे लंबा ग्लेशियर है वो यहीं से शुरू होता है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिन पे जाके आप बहुत सारा अच्छा समय बिता सकते हैं और बहुत सारी फन एक्टिविटीज को कर सकते हैं। काफी कुछ है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। जंगफ्राउ के बाद जब आप अच्छा खासा समय बिता चुके होंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप लंच फिनिश करके आप विजिट कर सकते हैं दूसरी डेस्टिनेशन को। दूसरी डेस्टिनेशन का नाम है माउंट पिलाटस। माउंट पिलाटस एक ऐसा माउंटेन है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, काफी ऊंचा भी है, लेकिन इसको ये भी बोलते हैं कि ये टॉप ऑफ यूरोप है। यानी कि जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको पूरा यूरोप एक डिफरेंट नजरिए से देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा होता है, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। और अगर आप एक फूड लवर है तो और अच्छी बात है, क्योंकि रिव्यूज के हिसाब से जो टॉप पे हमें फूड मिलता है वहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा ऊपर तक जाने के लिए, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो ऐसा रहेगा आपका डे 3 को फिनिश करने के बाद, क्योंकि आई एम श्योर बहुत टायरिंग रहेगा, तो आप जल्दी से अपने होटल पहुंच जाएं ताकि आपकी नींद पूरी हो सके और डे 4 के लिए आप फिर से एनर्जी के साथ तैयार हो सके। अब बात करते हैं डे 4 की। ये होगा आपका लास्ट डे हमारी ट्रिप की प्लानिंग के अनुसार। तो डे 4 पे आप क्या करने वाले हैं? मैंने डे 4 को आपके लिए थोड़ा लाइट रखा है क्योंकि आप ऑलरेडी काफी ज्यादा घूम चुके हैं, काफी ज्यादा टायर्ड होंगे। ये एक बहुत ही वेल मेंटेन, ब्यूटीफुल और वेल डेकोरेटेड प्लेस है, तो आप ओपेरा हाउस में जरूर विजिट करें, इस प्लेस को एंजॉय करें। आपको नाम से ही समझ में आता है कि अगर आप एक आर्ट लवर हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल और ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस होते हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि आज आपके पास काफी सारा समय बचा हुआ है जो कि मैंने जानबूझ के छोड़ा है, इस पे आप ज्यूरिच सिटी को एक्सप्लोर करिए। तो आप जाइए लोकल रेस्टोरेंट्स में, लोकल शॉपिंग के लिए जो मार्केट्स होते हैं उनमें जाइए, वहाँ पे लोकल ज्वेलरी बाय कीजिए। स्विट्जरलैंड से चॉकलेट खरीदना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस तरह से रहने वाला है आपका डे 4। सारे स्पॉट्स को कवर करने के बाद डिनर कीजिए और हेड कीजिए अपने होटल की तरफ, वहाँ पर रेस्ट कीजिए क्योंकि अगले दिन आप रवाना होने वाले हैं अपने होम कंट्री की तरफ।